वालेकुम। आज जो हम बात पेपर कर रहे हैं वो है अक्टूबर नवंबर 2022 ज्योग्राफी P2। ठीक, अक्टूबर नवंबर 2022 P2 द एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान। चलिए शुरू करते हैं। अ मैप शोइंग एनुअल रेनफॉल इन सर्दर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है। डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ एनुअल रेनफॉल। ठीक है भाई, एनुअल रेनफॉल का पैटर्न बताना है। ये देख लें, ये इसने की दी हुई है। सबसे पहले आप की देखें, की मदद से हम आंसर करेंगे। सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ है? ये सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ है बताएं। सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ है? नॉर्दर्न साइड पर, ओवर 750। ओवर 750 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल इज इन दी नॉर्दर्न पाकिस्तान। ठीक है। और फिर आप बता देंगे, आप बता दें कि सबसे ज्यादा तो हमारा मुश्किल हो जाएगा, या सबसे ज्यादा रेनफॉल जो आपका वाइड स्प्रेड है वो है ये वाला। ये सबसे डार्केस्ट है 1 2 3 4। 1 2 3 4। सबसे ज्यादा जो वाइड स्प्रेड एरिया है वो है 126 to 250 मिलीमीटर रेनफॉल का। ठीक है। और फिर आप बता देंगे कि 0 से 125 मिलीमीटर रेनफॉल कहाँ होती है? यहाँ पर होती है, ऑन द वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान। ऑन द वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान में 0 से 125 मिलीमीटर रेनफॉल होती है। याद रखना, एक बात मैं कान खोल के आप ये बात सुन लो कि क्यों होती है रेनफॉल, ये आपको नहीं बताना। आपको सिर्फ बताना है कि कहाँ कहाँ रेनफॉल होती है। ऐसे सवालों में ना, सेकंड नोट में आप लोग चैट भी खोल लें। हाँ, ऐसे सवालों में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ बताना है कि कहाँ कहाँ होती है। अपना दिमाग बंद कर देना, अपनी आंखें खोल लेनी है। अपनी आंखों को खोलना है और जो दिख रहा है सिर्फ वो लिखना है। दिमाग से सोचना नहीं है कि क्यों, कब, कैसे, कौन सी बारिश थी, कुछ नहीं सोचना। सिर्फ जो आंखों को दिख रहा है बस वो लिख लेना है। तो पहले आप बलूचिस्तान की बात कर लें, फिर आप ये सबसे ज्यादा बारिश होती है ऑन द नॉर्दर्न पाकिस्तान। और फिर सबसे ज्यादा जो कवर्ड एरिया है वो है 126 to 250 मिलीमीटर रेनफॉल इन दी सेंट्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि सिंध, बलूचिस्तान और लोअर पंजाब को भी कवर करता है। इस तरीके से अपने 3 पॉइंटर्स आप लिख लें। 3 मार्क्स का है, 3 पॉइंटर्स लिख लें। चलें। नेम द रिवर्स यू, वी एंड डब्ल्यू। यू, वी एंड डब्ल्यू। अच्छा, यू कौन सी रिवर है? ये तो है, अ, ये तो है इंडस। एक सेकंड में आप लोगों के लिए थोड़ा सा बोल्ड यूज करता हूँ। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, यू है सतलज। अगर आपको मसला हो ना तो आप इस तरीके से ये इस तरीके से आप रिवर्स के नाम लिख लिया करो। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। अच्छा, डब्ल्यू कौन सी रिवर है? रिवर इंडस। वी कौन सी है? रिवर दश्त। रिवर दश्त। यहाँ पर आप लिख लें सतलज, दश्त और इंडस। स्टेट फोर नेचुरल फीचर्स ऑफ अ फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन के 4 नेचुरल फीचर्स क्या होते हैं? एक तो ऑक्सबो लेक, दूसरा एक्टिव फ्लड, एक सेकेंड, एक्टिव फ्लड प्लेन, और एक्टिव फ्लड प्लेन, ऑक्सबो लेक और अलूवियल टेरेस, जिसको बार अपलैंड भी कहते हैं, और मीएंडर। ये 4 नेचुरल फीचर्स होते हैं एक फ्लड प्लेन के। ये फ्लड प्लेन के 4 नेचुरल फीचर्स हैं। एक्सप्लेन 2 ways that flood plains influence human activity. Explain 2 ways
दैट फ्लड प्लेन्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी को फ्लड प्लेन्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? फ्लड प्लेन पर क्या होती है? अलूवियम। अलूवियम क्या होती है? सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से आपकी यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी। क्योंकि देखो, मैंने ये नहीं लिखा कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी, मैंने कहा क्यों एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी होगी क्योंकि फ्लड प्लेन पर अलूवियम मिलती है। अलूवियल सॉइल के लिए ज्यादा, सॉइल सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स होती है, जो कि आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो क्रॉप अच्छी होगी। ये आप लिख लें। फिर फ्लड, जो फ्लड प्लेन होता है ना, वो फ्लैट एरिया होता है। जब फ्लैट एरिया है तो आपके लिए सेटलमेंट्स यहाँ पर अच्छी होंगी, क्योंकि फ्लैट एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। या ये सेटलमेंट्स के पॉइंट से अच्छा आप ये लिख सकते हो, क्योंकि फ्लैट एरिया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। एग्जाम्पल रोड्स विच विल इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी। ये भी सही है। डिज फ्लैटलैंड अर्बनाइजेशन प्रैक्टिस, बिल्कुल ये सही। सेटलमेंट्स वाला पॉइंट सही है, एग्रीकल्चर वाला पॉइंट सही है, ठीक है, बेहतरीन। आप which of the following statement about monsoon in Pakistan are correct? During winter, low pressure areas created over tropic of Cancer. क्या ये सही है कि गलत है? सही है कि गलत है, ये बता दें। क्या विंटर के दौरान लो प्रेशर क्रिएट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर? नहीं। ये कौन है फेवरेट स्टूडेंट वाला? अपना नाम तो बता दो। ये नहीं। असनैन कौन? बहुत सारे असनैन है। अच्छा ठीक है, असनैन बत्ती, ओके। मॉनसून सीजनल, ये बिल्कुल सही है। मॉनसून मीन्स सीजनल रिवर्स एंड ड्रिवन बाय टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी। क्या लैंड और सी के टेम्परेचर की वजह से आती है हवा? मॉनसून में सीजनली रिवर्स एंड ड्रिवन बाय टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी, यस। मॉनसून में ब्लो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग विंटर एंड टुवर्ड्स द सी इन समर, नहीं। समर winds आर कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट monsoons. Winter winds are called northeast monsoons. Describe two impacts of the cyclone shown. ठीक है भाई, साइक्लोन देख लें। साइक्लोन के दो इम्पैक्ट बताएं। ये क्या पिक्चर में आपको दिख रहा है? पिक्चर से आपको क्या दिख रहा है? दो इम्पैक्ट बताने हैं। अम, क्या क्या हम लिख सकते हैं? डैमेज टू रोड्स, लेस ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इशू, ट्रांसपोर्टेशन इशू, ठीक है। और किसी ने लिखा लो विजिबिलिटी, ठीक है, लो विजिबिलिटी, ये भी ठीक है, इतना कुछ दिख ही नहीं रहा। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, बेहतरीन। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, ठीक है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड्स, ओके, ठीक है। अब ये कह रहा है इवेल्युएट द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टॉर्म सच एज साइक्लोन्स ऑन सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस बता, स्टॉर्म का इन्फ्लुएंस बताना है ऑन सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री। याद रखना, थोड़ा सा इंडस्ट्री के ऊपर ही रहना है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल वर्कर, इसके अराउंड रहना है, ठीक है। इसमें आप उसकी बात नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर की बात नहीं कर सकते, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाए, ये थोड़ा सा ना पॉइंट है, ये जरा ध्यान में रखना। तो साइक्लोन का क्या
साइक्लोन स्टॉर्म्स का क्या इन्फ्लुएंस होगा ऑन सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री? इवेल्युएट बोला है। जब इवेल्युएट बोला है, इसका मतलब आप लिखोगे कि इन्फ्लुएंस होगा या नहीं, नहीं नहीं, नो इन्फ्लुएंस, इतना कोई खास इन्फ्लुएंस होगा नहीं, इतना कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इसके बारे में आप लिख सकते हो। अब देखो, फर्स्टली अब ये ध्यान से ये बस सीख लो यार, बस अब बहुत हो गया, अब सीख लो। डेवलप पॉइंट कैसे लिखते हैं? डेवलपमेंट नहीं मुश्किल है, वैसे डेवलपमेंट अल्फाज ज्यादा मुश्किल है, वो करना आसान है। अब क्या करना है? सबसे पहले तो आपको लिखना है कि हाँ भाई, स्टॉर्म्स और साइक्लोन से मसले तो होंगे। अब क्या मसले होंगे? ड्यू टू स्टॉर्म्स, और मैंने आप लोगों के पेपर पे चेक करा था, तो आप लोगों को पता नहीं स्लैंग भी लिखी हुई है, अजीब वो गरीब बातें लिखी हुई है, बिल्कुल ही लोकल लैंग्वेजेस लिखी हुई है। बेटा ये नहीं करना, आपको थोड़ा प्रोफेशनली तरीके से, सीधे साधे तरीके से आंसर लिखना है। बड़ी स्लैंग व्लैंग आप लोगों ने जो नॉर्मली हम मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेज पर यूज करते हैं लैंग्वेज, वो हमने लिखी हुई है, उसको अवॉइड करना है। फर्स्टली, ड्यू टू स्टॉर्म्स हैवी रेनफॉल विल डैमेज द इंडस्ट्रीज रिजल्टिंग, पहले मैंने बता दी भाई हैवी रेनफॉल से क्या होगा, इंडस्ट्री डैमेज होगी। उससे क्या होगा? रिजल्टिंग इन क्लोजर ऑफ देम लीडिंग टू लॉस ऑफ ऑर्डर्स एंड डिक्लाइन इन आवर एक्सपोर्ट्स। उससे क्या होगा मैंने समझा दिया, यहाँ पर 3 मार्क्स मिल गए। कितना आसान है भाई। रेनफॉल से इंडस्ट्री डैमेज होगी, उससे क्या होगा? आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जिससे ऑर्डर्स चले जाएंगे और आपके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगी। स्टॉर्म से क्या होगा? रोड्स ब्लॉक होंगे ड्यू टू फ्लडिंग लीडिंग टू डिस्टरप्टेड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स टू मार्केट। स्टॉर्म से रोड्स टूटेंगे, रोड्स बढ़ेंगे, अर्बन फ्लडिंग होगी, उससे क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी, जिससे आप अपना सामान मार्केट तक पहुंचा ही नहीं सकते। इतना सा तो है बस ना, और क्या करना है फिर? However, influence of storms can be reduced by providing flood warning schemes. नहीं भाई, ज्यादा मसले नहीं होंगे, क्योंकि आप ये तो झेल सकते हो, ये तो आप पूरा कर सकते हो। क्यों? कैसे आप कर सकते हो? क्योंकि आपने प्रोवाइड कर दी फ्लड वार्निंग स्कीम्स टू इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल वर्कर्स और एम्प्लॉयज located nearby coastal area. This will reduce damages or minimizing death rates. ये मैं सर आज बताऊंगा, आज की क्लास के बाद बताऊंगा। Moreover, storm management schemes can protect coastal areas from damages. Example, planting mangroves along the coast. आप ये तो स्टॉर्म मैनेजमेंट स्कीम कर रहे हैं जो आपके कोस्टल एरिया का प्रोटेक्ट करें। कैसा प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आप नेशनल बैरियर लगा दें, आप मैंग्रोव्स लगा दें। आप बस ये सीख लो मैंने किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा हूँ, जो कि ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। स्टॉर्म मैनेजमेंट स्कीम्स लगाएं जिससे आप कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे, जिससे डैमेजेस कम होंगे, और आप मैंग्रोव्स को भी प्लान कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल भी दे दी मैंने। In my opinion, cyclones won't be damaging much because damages will only be done to nearby coastal area. Rest won't be ineffective. Rest, rest won't be effective. Ineffective गलत है, rest won't be effective. समझ में आया? कंक्लूजन भी लिखना सीख लो। क्या है? साइक्लोन से भाई कोई ज्यादा डैमेज नहीं होगा, क्योंकि डैमेज ज्यादातर होगा सिर्फ कोस्टल एरिया पर, और कोस्टल एरिया पर इतनी सारी आपकी कोई इंडस्ट्री तो होती भी नहीं है, तो डैमेज कम है। न्यूट्रल कंक्लूजन की तरफ ना जाए। ये देखो, फर्स्टली ड्यू टू स्टॉर्म्स हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल से आपकी इंडस्ट्रीज डैमेज होंगी, रिजल्टिंग इन क्लोजर ऑफ डैम लीडिंग टू लॉस ऑफ ऑर्डर्स एंड डिक्लाइन इन आवर एक्सपोर्ट्स। कितनी सीधी सादी तरीके से इंग्लिश में मैंने ये बात लिख दी, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं, कोई अजीबो गरीब बात नहीं, कोई हैवी बात नहीं, सिंपल। Due to storms, heavy rainfall will damage the industries, resulting in closure of them, leading to loss of orders and decline in our exports. Secondly, storms will damage roads due to flooding, leading to disruptive transport of goods to market. ये जो है इसकी डेवलपमेंट थी, इतनी सी डेवलपमेंट। आप लोग क्या करते हैं? पूरा पूरा पेज भरते हैं, मैंने कुछ आंसर देखूं यहाँ होते हैं, एडिशनल पेज पर होते हैं, एक्स्ट्रा शीट पर होते हैं। क्यों करना है बेटा, क्यों करना है? जब आपको इतनी ही चीजों में आंसर में मार्क्स मिल रहे हैं, तो क्यों ज्यादा लिखना है?
दो दो पॉइंटर्स लिखे ना, बस बहुत है। Influence of storms can be reduced by providing flood warning schemes to industries located nearby coastal area. This will reduce damages or minimizing death rates. Moreover, storm management schemes can protect coastal area from the damages. Example, planting mangroves along the coast. भाई storm management scheme can protect coastal area. अब आगे मैंने लिख दिया from the damage example planting mangroves along the coast. कितना सिंपल है। हाँ। Study Fig 2.1, a photograph of a type of livestock in Pakistan, kept in Pakistan. अच्छा, ये कौन सा लाइव स्टॉक है, जरा मुझे बता दे। ये क्या लग रहा है? बकरी लग रही है, गाय लग रही है, क्या लग रहा? किसी और को कुछ और चीज लग रही? छुप। पोएट्री भी लिख सकते हैं आप, चिकन भी लिख सकते हैं, हैन भी लिख सकते हैं, पर ये सबसे आसान है। बस हैन। डिस्क्राइब थ्री फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग। तीन फीचर्स बताओ ऑफ दिस टाइप ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग। एग वेग नहीं बेटा, एग वेग नहीं, सोर्स ऑफ फूड नहीं बेटा, तीन फीचर्स बताने। ये इस तस्वीर को देखकर इस बारे में तीन फीचर्स बता दो। इस तस्वीर को देखकर अंडा, मुर्गी, चिकन, मीट, हैन वैन नहीं बेटा, अब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है हमें। इस तस्वीर को देख कर बताना है आपको क्या दिख रहा है इससे। ये आपको फीडिंग ट्रे दिख रही है यहाँ पर, ये आपको फीडिंग ट्रे दिख रही है, ये लिखें। लार्ज नंबर ऑफ चिकन्स दिख रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ हेन्स दिख रही हैं, बस आपको ये लिखना है। अब ये दे आर ऑल वाइट, अब माशाल्लाह ये बातें भी नहीं लिखनी बेटा, थोड़ा सा हमें अपना दिमाग चलाना है कि हम ये बातें नहीं लिखेंगे, ठीक है। और आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये इसको इसको क्या कहेंगे? केजेस, ठीक है, बस लिख दो। थोड़ा सा बस आप डिस्क्राइब कर दोगे, थोड़ा सा इसके बारे में लिख दो, केजेस और फीडिंग ट्रे, लार्ज नंबर। स्टेट वन प्रोडक्ट एंड वन यूज ऑफ लाइफ स्टॉक शोन। भाई इसका बता दें। असेंबली में है सर सारी चिकन। नहीं बेटा, ये क्या, ये मायोनीज की बातें नहीं लिखो, कुछ सुन मन जाओगे, इंसान के बच्चे बनो। भाई प्रोडक्ट बता दो सबसे पहले, प्रोडक्ट। इस लाइफ स्टॉक से क्या निकलता है? एग निकलता है। वो किस लिए यूज होता है? एग किस लिए यूज होता है? फॉर फूड, फॉर प्रोटीन। बस इतना से लिखते हैं, ठीक है। नाश्ता, अच्छा भाई, अंडा पराठा खाना है, बॉडी बिल्डिंग के लिए भी यूज हो रहा है एग। और किस किस लिए यूज हो रहा है? विटामिन B12 के लिए भी एग यूज हो रहा है। ये आ गए बायो वाले बच्चे। चलो, चले आगे आए। फर्टिलाइजर भी लिख सकते हैं, पर आप ऊपर लिखेंगे वेस्ट, नीचे लिखेंगे फर्टिलाइजर। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है मेरे बच्चों? सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? बस साथ किसी ने नहीं देखी, वो गलती थी मेरी, बस। चलो, सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है बच्चों? सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो आप अपने लिए ग्रो करो, फॉर ओन यूज। जब अपने लिए किसी चीज को ग्रो करो या रेस करो, उसको कहते हैं सॉरी, उसको कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, बस। डिस्क्राइब हाउ अ सबसिस्टेंस फार्म ऑपरेट्स एज अ सिस्टम। सबसिस्टेंस फार्म कैसे, अच्छा फार्म में ना दो की बात है, जरा सुन लेना।
या तो आप इसके बारे में लाइफ स्टॉक के बारे में भी लिख सकते हो, या वो एग्रीकल्चर वाले फार्म के बारे में भी लिख सकते हो। मैं अभी एग्रीकल्चर वाले फार्म के बारे में लिखना पसंद कर रहा हूँ। एक बच्चे ने लिखा है फार्मिंग डन बाय फार्मर। ओहो ओहो, क्या बात है। इससे कुछ नई रिलेटिविटी की थ्योरी तो नहीं निकलेगी? आइंस्टाइन ने ऐसा क्यों नहीं सोचा? बहुत बड़ी बात है तो। सबसिस्टेंस फार्म कैसे ऑपरेट होता है? सबसिस्टेंस फार्म ऐसे ऑपरेट होता है, सबसे पहले तो उसके पास जो लेबर होता है वो होता है फैमिली मेंबर। वो यूज करता है काउ डंग एज मेन्योर। इसका फार्म ज्यादातर लेबर इंटेंसिव होता है, मशीन का यूज इसमें बड़ा कम होता है। नो यूज ऑफ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। कोई यूज नहीं होता पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का। स्मॉल लैंड पर ज्यादातर ये स्मॉल लैंड या स्मॉल स्केल पर ज्यादातर ये सब्सिस्टेंस फार्मर काम करते हैं। इसका जो आउटपुट होता है वो भी मिनिमल होता है, लो क्वालिटी का होता है। खत्म हुई बात। डिस्क्राइब का सवाल है, इसका मतलब आपको दो बातें लिखनी है। डेवलप नहीं करना, आपको सिर्फ दो बातें लिखनी है। लेबर क्यों फैमिली मेंबर यूज करता है, ये वो ऐसे कोई लंबी नहीं करनी। शॉर्ट में इसको बातें करनी, ज्यादा इसको फ्री नहीं कराना। ज्यादा फ्री कराएंगे तो हाथ से निकल जाएगा ये। चलो भाई। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, पाए चार्ट दिया हुआ है, सही। अच्छा ट्यूबवेल बोल, अच्छा कनाल ही इतना है। ट्यूबवेल कह रहा है 20, वेल कह रहा है 3। तो मेरे ख्याल से इसको हम कर देते हैं, ये होगा तकरीबन 3 ही। मेरे ख्याल से 3 ही होगा ये, ठीक है। आपको 4 पन्ने लिखने थे आपसे, ऊपर डिस्क्राइब वाले में आपको 4 बातें लिखनी है, एक्सप्लेन नहीं, एक्सप्लेन में 2 बातें लिखनी है। 4 मार्क्स सवाल है, इसको 4 बातें लिखनी है, 4 पॉइंट्स याद रखनी। अच्छा वेल, ये एक और बात बता दूं, ये वेल की बनानी पड़ेगी। इस तरीके से आपने छोड़ दिया, या यहाँ पे लिखा 3% या यहाँ पे लिखा 20%, बेटा ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे चल जाएगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जरा इसके अंदर थोड़ी सी ड्राइंग करनी पड़ेगी, अपनी आर्टिस्ट्री जो है वो बाहर लानी पड़ेगी, अपने अंदर के पिकासो को जगाना पड़ेगा। 2 मार्क्स के लिए पिकासो को जगा दे, बस ये करना है। लियोनार्डो डी विंची को भी जगाना है, उसको भी जगा के ले आए। अब ये थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज हो गया। विंसेंट वैन गॉग, मेरे ख्याल से ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। मोनालिसा नहीं बनानी बेटा, मोनालिसा बनाओगे तो पेपर निकल जाएगा। फिर हाथ में एक ग्रेड नहीं आएगा, मोनालिसा की पेंटिंग आ रही होगी, वो भी डुप्लीकेट आपकी बनी हुई, तो उसमें तो वो बिकेगी भी नहीं, फायदा भी नहीं होगा, पेपर का अलग नुकसान होगा। एक्सप्लेन 2 वेज। बेटा डॉट नहीं डालने, ये की को जरा इज्जत देनी है, की जो बोल रही है उस हिसाब से बनाना है। आप समझने में ऐसे ही डॉट डाल रहा हूँ अपनी खुशी के लिए तो नहीं, ये की ने मुझे बोला है, की बात सुनेंगे, यही आपकी ग्रेड का दरवाजा खोलेगी। क्या बात। एक्सप्लेन बाय एक्सप्लेन वाला सवाल है तो 4 मार्क्स का होगा, आपको 2 बातें लिखनी होगी। एक्सप्लेन टू वे इन विच कारेज इरिगेशन सिस्टम इज ऑपरेटेड टू ग्रो डेट्स एंड वेजिटेबल। अच्छा भाई कारेज क्या होता है, एक सेकंड, अगर आप लोगों को ना याद आ रहा हो तो मैं जरा बना के बता देता हूँ। कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ से मदर वेल आ रही होती है, यहाँ से पानी आता है, नीचे जाता है, अंडरग्राउंड सिस्टम होता है, इस तरीके से कारेज होता है, बलूचिस्तान में होता है, ठीक है।
इस तरीके से होता है। इरिगेशन सिस्टम है एक। सबसे पहले तो लिख लें, इट इज ओन्ड बाय नंबर ऑफ विलेजेस और फार्मर्स as it requires high capital to build। क्या बात हो सर, इतनी ऐसी बातें ना करें। मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, मैं आपको मार्क्स नहीं दे सकता। चलो, फिर एक ये पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या हो गया? इसमें होती है अंडरग्राउंड कैनाल, अंडरग्राउंड टनल। अंडरग्राउंड टनल से क्या होता है? इट रिड्यूसेस इट रिड्यूसेस एवेपोरेशन। एवेपोरेशन कम होती है अंडरग्राउंड टनल से। बस ये 2 पॉइंट हो गए। और क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहते जिंदगी में। तो कारेज के बारे में एक हमने लिख लिया कि इट इज ओन बाय नंबर ऑफ विलेजेस एज इट रिक्वायर्स हाई कैपिटल टू बिल्ड। ये अंडरग्राउंड टनल होती है इसके अंदर जिससे एवेपोरेशन कम होगी। नहीं बेटा, सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। बस लिख दे कि इसके अंदर अंडरग्राउंड टनल होती है जिससे एवेपोरेशन कम होगी, मार्क्स मिल जाएंगे। और कुछ जरूरत ही नहीं लिखने की ज्यादा। दो डिसएडवांटेज बता दें भाई कारेज सिस्टम के। दो डिसएडवांटेज बता दें कारेज सिस्टम के जल्दी से। वाह। ये कार, अल्लाह अकबर हानिया, आपने जो करने की कोशिश की पर गलती हो गई आपसे। ये कारेज नहीं है बेटा, जो आपने मुझे चैट पर भेजा है वो क्या है? वो क्या है बेटा, वो क्या है? जो चैट पर हम पर तस्वीर आई है वो क्या है? जरा कोई बताएगा मुझे? लो भाई, ये कह रहा है पर्शियन व्हील, ये गलत। चरसा है मेरे भाई, ये तो हमारे हालात हैं। रोमन व्हील, वाओ, बेहतरीन बेटा, ये लाएंगे ए स्टार। ऐसे आएगी हमारी डिस्टिंक्शन। बेहतरीन बात है, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे, इतना आगे जाएंगे कि पीछे कोई होगा ही नहीं। सजेस्ट टू डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कार्डेज सिस्टम। कार्डेज सिस्टम एक तो एक्सपेंसिव होता है, ये एक बात कर दो। फिर दूसरा पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा कि एक तो एक्सपेंसिव क्यों होता है? क्योंकि अंडरग्राउंड टनल आपको बनानी होती है, थोड़ा सा ये बता दें। क्योंकि अंडरग्राउंड टनल बनानी होती है आपको। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होगा इसका पॉइंट? इसमें आप डिगिंग के लिए यूज करते हो मशीन्स, और मशीन से होगी एयर पोल्यूशन। तीसरा पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट हमें लिखा था ना कि ओन बाय नंबर ऑफ विलेजेस, तो खड्डे भी ज्यादा होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। लड़ाई कैसे होगी? वो कहेगा भाई मैं पानी लूंगा, वो कहेगा मैं पानी लूंगा। डिसएग्रीमेंट्स होंगे, disagreements on water usage as owned by number of villages। खड्डा हो जाएगा भाई, आज मेरी बारी, आज तेरी बारी है, लड़म लड़ी मारम मारी हो जाएगी। आज पानी मैं इस्तेमाल करूंगा। चलो भाई, फिर क्या कह रहा है? टू व्हाट एक्सटेंट कैन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से इंप्रूव हो सकती है वाटर लॉगिंग ना हो? वाटर लॉगिंग क्या होता है? जमीन का पानी ऊपर आया, वाटर टेबल ऊपर आया, ऊपर आया, जब जमीन तक आ गया तो वो फट के ऊपर निकल आता है। फट के ऊपर निकल आया तो हर जगह पानी 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 पानी, हर जगह पानी पानी फैल गया। ये हो गया वाटर लॉगिंग। इवेंचुअली क्या होगा? वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, पीछे रह जाएगी सेलिनिटी, उसको कहते हैं सेलिनिटी। सेलाइन रह जाएगी पीछे, नमक नमक जैसा रह जाएगा।
वाटर थेफ्ट नहीं होता मेरे भाई, आपके ही गांव में होता है। अब गांव में चोरी कैसे होगी? होगी तो पे आपके गांव का मसला है। चलो, तो क्या कह रहा है कि भाई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या वाटर बेटर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से कैसा वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। सैलिनिटी को इम्प्रूव करना है ना, तो आपको एक बात सीखनी पड़ेगी। चलो, सैलिनिटी को इम्प्रूव करना है तो आपको एक बात सीखनी पड़ेगी कि आपको क्या करना है, वाटर टेबल को नीचे लेकर जाना है। आपको सिर्फ वाटर टेबल को नीचे लेकर जाना है, क्योंकि वाटर लॉगिंग क्यों होती है, वाटर टेबल जब राइज होता है। अब राइज ना होने दो, वाटर लॉगिंग कम हो जाएगी, क्योंकि आपने वाटर टेबल को रोक दिया। वाटर टेबल को नीचे ले जाओ। वाटर टेबल नीचे कैसे जाएगा, आपने ट्यूबवेल लगा दिए, आपने कनाल्स को लाइन कर दिया, क्योंकि कनाल अगर सीमेंटेड नहीं होगी तो वाटर सीपेज होगी। आपने जब कनाल को लाइन कर दिया तो बेहतरीन हो जाएगा, वाटर सीपेज नहीं होगी। आपने यूकेलिप्टस ट्री लगा दिया। अब यूकेलिप्टस ट्री क्या होता है, बिल्कुल ही प्यासा ट्री है, बहुत ही प्यासा होता है ये पानी का। अब जब उसको इतना पानी चाहिए तो आप क्या करोगे, आपने लगा दिया, उसको बोला ले भाई पानी चूस, पानी पीता रहे जमीन में से, वो जमीन का पानी पीता रहेगा, वो पानी पिएगा, वाटर टेबल नीचे चला जाएगा। आप लिख सकते हो भाई चल बेटा स्टार, इधर आओ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तुम हो ना, इधर आओ काम करो, स्टाफ सैलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। चलो बेटा सैलिनिटी को कंट्रोल करो और रिक्लेम करो इस लैंड को जो हो गई वाटर लॉग और सैलिनिटी, उसको रिक्लेम करो, चलो जल्दी से काम करो। ये होता है, ये चीज आप कर सकते हो। मैंने क्या बताया, आप कनाल्स को लाइन करो, आपने ट्यूबवेल लगा दिए, आपने स्टाफ को बोला बेटा यहाँ काम करो, चलो अच्छे बच्चों की तरह। आपने यूकेलिप्टस ट्री लगा दिया, यूकेलिप्टस ट्री को बोला चलो बेटा पानी पीते रहो, वैसे भी तुम्हें पानी ज्यादा चाहिए ना, पियो, पानी पियो और वाटर टेबल को नीचे लेकर जाओ। इस तरीके से इन सारी चीजों से आप वाटर वाटर लॉगिंग सैलिनिटी को कंट्रोल कर सकते हो। नहीं भाई, नहीं, वाटर लॉगिंग सैलिनिटी कंट्रोल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, पैसा बहुत चाहिए, कनाल को लाइन करना है। जब कनाल को लाइन करोगे तो सीमेंट चाहिए, लेबर चाहिए, इतना सारी मेहनत के लिए पैसा चाहिए, दरख्त लगाना है उसके लिए पैसा चाहिए। ये सब ना आपकी गवर्नमेंट पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, हो सकता है आपकी गवर्नमेंट को लोन लेना पड़े, जिसकी वजह से आपका डेट बढ़ेगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा मसला क्या है, एजुकेशन का। फार्मर को समझा दो, फार्मर को समझाओ कि बेटा आप ना ये सारी चीजें ना करो। फार्मर कर, अच्छा अब तुम मुझे बताओगे, फार्मर तुम हो कि मैं हूँ? 2 क्लासें तुमने क्या क्या ज्यादा पढ़ ली, अब तुम मुझे फार्मिंग के बारे में बताओगे, इतने बड़े हो गए। मेरे बाप दादा ने बताया है कि भाई ज्यादा पानी देने से क्रॉप ज्यादा ग्रो होगी, मैं तो ज्यादा पानी दूंगा, भर भर के पानी दूंगा। डाल दिया उसने पानी, ऐसे उसने पानी डालता गया, 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 डालता गया। बोला अगर ज्यादा पानी डालूंगा तो ज्यादा क्रॉप अच्छी ग्रो होगी। फार्मर को एजुकेट करने का कोई फायदा ही नहीं है। और ज्यादा पानी डालेगा तो ग्राउंड लेवल ही ऊपर होगा, उसका लेवल बिल्कुल ही अलग है, तो उसकी जमीन भी जवाब दे जाएगी। Firstly, to prevent waterlogging salinity, we should line the canals to reduce water seepage, resulting in reducing water table. Secondly, planting eucalyptus trees intakes a lot of groundwater, minimizing the risk of waterlogging. बेटा उसको खुश रहने दिया तो उसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, उसकी क्रॉप तबाह हो जाएगी, उसकी सॉइल तबाह हो जाएगी। अगर नहीं भी होगी तो लॉन्ग टर्म में उसका वाटर टेबल राइज होता होता होता, चलो भाई वाटर लॉगिंग होगी, फिर होता रहेगा, फिर बोलेगा ये तो गवर्नमेंट का इशू है, ये तो उसका आपने काम नहीं करा सही। अरे बेटा आपने पानी क्यों दिया, जब सिखा रहे थे तो आपने सीखा नहीं। फिर क्या बोलेंगे, however these practices will need a lot of capital to line the canals and planting trees, which will add burden to the government and can result in taking loans for these projects। लग जाएंगे आपके, इतना पैसा खर्च करा तो। मोर ओवर अ बिग इशू will be education as many farmers continue doing over irrigation, increasing the ground water level। समझे, क्या समझे? ये नेगेटिव पॉइंट है। हाँ बस ये एक बात सीख लो, प्लीज 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 सीख लो, किस तरीके से मैं आंसर को लिख रहा हूँ, किस तरीके से पॉइंटर को लिख रहा हूँ।
मैं सिंपल सा एक पॉइंट बताता हूं, उसका मैं रिजल्ट करके बता देता हूं. इट विल रिजल्ट इन, इट विल लीड टू, in my opinion, we can prevent waterlogging and salinity by introducing more government organization like SCAR, which will help farmers in reducing the water table. खत्म हो गई बात. And to reclaim land. What is meant by tertiary occupation? अच्छा भाई, tertiary occupation का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताएं, tertiary occupation का मतलब क्या होता है? Providing services. A job, पहले लिख लेंगे, a job of providing services, क्योंकि tertiary occupation, occupation का मतलब खुला है. बेटा, दो एग्जाम्पल बता दो tertiary occupation की. सबसे पहले तो मैं टीचर ही लिखूंगा भाई. सबसे पहले तो टीचर होगा एएम, एग्जाम्पल भी दे दी. फिर लिख देंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर, डॉक्टर एएम. अरसलान मुसानी. दो एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेजेस बताओ इनफॉर्मल सेक्टर के. अब मैंने इनफॉर्मल सेक्टर तो आप लोगों को बहुत अच्छा खासा बता दिया है क्या होता है इनफॉर्मल सेक्टर. डॉक्टर बस बनने वाला हूँ, बस बन जाऊंगा. पीएचडी करके डॉक्टर बन जाएंगे. अच्छा, फिर दो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने इनफॉर्मल सेक्टर के टू द टूरिस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, टू द टूरिस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. बताएं. सबसे पहले एडवांटेजेस बताएं. एडवांटेजेस क्या होंगे? लो वेजेस, आप लोगों ने जैसे लिखा. फिर क्या होगा? नो फिक्स वर्किंग आवर्स. डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने सारा एडवांटेज में लिख दिया, माजरत. एक सेकेंड. अच्छा. अच्छा, अब मुझे बताएं एडवांटेजेस क्या होंगे? एडवांटेजेस क्या होंगे? नो टैक्सेस. दूसरा एडवांटेज क्या होगा? डजंट रिक्वायर हाई स्किल, हाई स्किल वर्कर. Studied Fig 3.1 insert a map showing the part of the urban area of Karachi. अच्छा भाई, कराची की बात होगी, कराची का अर्बन एरिया बता रहे हैं. Using evidence from Fig 3.1 only suggests why X is a good location for a hotel. अच्छा भाई, होटल खोलनी है हमें X पर. Sure. वाह, डॉल्मेन मॉल के बराबर में क्लिफ्टन की साइड पर है. तो सबसे पहले तो आप लिखें क्योंकि डॉल्मेन मॉल के बराबर में है तो शॉपिंग एरिया के बराबर में, समंदर के बराबर है तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी होगी. और रेड रेड क्या है? कमर्शियल. तो आप बोल रहे हैं कि भाई कमर्शियल एरिया के भी बराबर में है, तो उसको जो कुछ भी सामान मान लेना होगा तो भी वो ले सकता है. रोड्स हैं तो ट्रैवलिंग भी इजी होगी. खत्म बात. लिख सकते हो. सजेस्ट, हाँ, एक्स इज अ गुड लोकेशन. ठीक है भाई, लिख सकते हो कि मसला तो नहीं. समंदर के पास है,
तो रिक्रिएशन एक्टिविटी होगी। डॉल्मेन डॉल्मेन मॉल के बराबर में है, तो क्या होगा, तो शॉपिंग वॉपिंग करने में आसानी होगी। कमर्शियल एरिया के बराबर में है, तो आपका एक अच्छा फायदा है कि अगर कोई उसको सामान वामान चाहिए होगा। अच्छा भाई, आंसर आंसर लिख के बता दो। यूजिंग एविडेंस फ्रॉम 3.1 ओनली सजेस्ट व्हाई एक्स इज अ गुड लोकेशन नियर टू कमर्शियल एरिया। नियर टू कमर्शियल एरिया, अच्छा भाई कमर्शियल एरिया के बराबर में है। और नियर नियर टू, सबसे पहले डॉल्मेन मॉल कर देते हैं, नियर टू डॉल्मेन मॉल। जिससे क्या होगा, जिससे शॉपिंग शॉपिंग अच्छी होगी। फिर क्या होगा, अगर डॉल्मेन मॉल के बराबर में नहीं है तो कमर्शियल एरिया मैंने लिखा, कमर्शियल एरिया के बराबर में होगा, तो वो अपनी डेली डेली आइटम्स की परचेज कर सकता है। नियर टू सी है, जिससे आप लिख सकते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटी, रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो सकती है। वो स्विमिंग कर सकता है समंदर में। स्टेट टू नेचुरल अट्रैक्शन ऑफ द एरिया शोन 3.2। 3.2 देख, ओए होए होए होए, क्या बीच है, क्या ही बीच है, समंदर के किनारे पर क्या बीच है। अब ये बताएं, स्टेट टू नेचुरल अट्रैक्शन ऑफ द एरिया शोन, दो नेचुरल अट्रैक्शन के बारे में बताएं। एक तो सबसे सामने सामने दिख रहा है वो है समंदर। दूसरा क्या दिख रहा है भाई, पानी तो लिख लिया भाई, पानी तो लिख लिया। हाँ हाँ, हो सकता है यार। और क्या है, सैंड, चलो भाई सैंड भी लिख ली। सजेस्ट हाउ टूरिस्ट में यूज द एरिया शोन। अच्छा भाई, ये इसके अंदर टूरिस्ट क्या कर सकता है, टूरिस्ट कैसे इस्तेमाल करेगा, टूरिस्ट इसमें कैसे इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले तो वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनेगा, डाइव मार देगा भाई। क्लिफ डाइव, अगर क्लिफ डाइविंग करी ना, तो सीधा जाएगा ये नीचे, यहाँ पे इसकी लाश पड़ी हुई होगी। घूमने आया था वहां पे, जाएगा वो एम्बुलेंस में। आखिरी दफा समंदर देखेगा वो। पिकनिक कर सकता है फैमिली के साथ, स्विमिंग कर सकता है, डुबकी मार सकता है भाई, डाइव मार सकता है वो। और क्या कर सकता, और क्या कर सकता है भाई वो, वैसे और क्या कर सकता है। अच्छा भाई, सर्फिंग कर सकता है, जेट स्की चला सकता है, फिशिंग मुश्किल है। और भाई जब यहाँ आया है, तो इंस्टाग्राम स्टोरी बना सकता है भाई, फोटोग्राफी कर सकता है। बस सही है। अब ये सी शेल्स कलेक्ट करने वाला पॉइंट ना थोड़ा सा परहेज करें। सैंड कासल बना सकता है बेटा, ये लिख कर आओ, ये लिख कर आओ, फिर एग्जामिनर आपको बताएगा। हाँ माजिन, साथ चलेंगे। चल अलिशवा, हमें अहमियत पता है, हम खुद ही नहीं जाते हैं। इतनी अहमियत पता है कि हम वहां पर जाते ही नहीं है। हमारे पास समंदर खुद आ जाता है, हमारी गली में समंदर आता है, हमारी सड़कों पर आता है। सारे फैसल पर समंदर खुद आता है मुझसे मिलने। अक्सर जब मैं वापसी आना जाना करता हूँ तो खुद मुझसे समंदर मिलने आता है। बोलता है, आप इतनी दूर ना है, मैं आपके पास आता हूँ, टेंशन नहीं ले। बड़ी कदर है, हमसे ज्यादा समंदर को हमारी कदर है। सजेस्ट हाउ टूरिस्ट मे यूज एरिया फ्रॉम, ठीक है ये तो मैंने बता दिया। चलो।
Explain two approaches used by governing authorities to promote industrial growth. शुएब आलम, ये पता नहीं क्या बातें कर रहा हूं, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता भाई. Two approaches used by governing authorities to promote industrial growth. ठीक है भाई, भैया जल्दी से आ जाओ. एक्सप्लेन करो दो approaches used by governing authorities to promote industrial growth. Industrial growth को आप कैसे कर सकते हैं? इंडस्ट्रियल ग्रोथ आप कैसे कर सकते हैं, जल्दी से बता दें. सबसे पहले तो भाई आप इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो. सबसे पहले तो आप इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो. इंसेंटिव्स का मतलब टैक्स हॉलीडेज, जिससे जो इन्वेस्टर है वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा आपके पास. जिससे इन्वेस्टर ज्यादा अट्रैक्ट होगा आपके पास, क्योंकि उसको बेनिफिट दिखेगा, उसका बेनिफिट ज्यादा हो रहा होगा. छुट्टी फ्रॉम टैक्सेस. अच्छा, और आप क्या कर सकते हो? और आप क्या कर सकते हो? ट्रेड बैरियर्स लगा सकते हो. ठीक है भाई, ठीक है. आपने ट्रेड बैरियर्स लगा दिए. ट्रेड बैरियर से क्या होगा? लोकल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी. जब लोकल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? जब लोकल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगी. बिल्कुल सही बोला. ऐसा ही है. और क्या कर सकते हो? और कुछ आप कर सकते हो? इंडस्ट्रियल स्टेट्स बना सकते हो. इंडस्ट्रियल स्टेट्स बना दिया आपने. आपने मार्केटिंग कर दी गवर्नमेंट ने. गवर्नमेंट ने एक्सपो अरेंज कर दी है. ये सारी चीज आप कर सकते हो. पाकिस्तान को डेवलप more large scale manufacturing industries to increase GDP. पाकिस्तान को डेवलप टूरिज्म फर्दर टू इंक्रीज जीडीपी. कह रहा है भाई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाओ, या कह रहा है भाई टूरिज्म को करो. अब लार्ज स्केल से बेसिकली क्या होगा, आप ध्यान से मेरी बात सुनना. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जिससे हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगी, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. और क्या होगा, लार्ज स्केल से प्रोडक्शन बढ़ेगी. जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट आपका ज्यादा होगा. पाकिस्तान को डेवलप टूरिज्म फर्दर टू इंक्रीज जीडीपी. अब टूरिज्म से क्या होगा? टूरिज्म से क्या होगा? आपके बेटर रिलेशंस होंगे. बेटर रिलेशंस विद अदर कंट्रीज. पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज जाएगी. मसला क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर. भाई ये टूरिस्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बनाना पड़ता है. इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चाहिए पैसा. कॉस्ट ज्यादा आएगी, गवर्नमेंट पर बर्डन पड़ेगा. पर फिर भी वैल्यूएशन में लिखो, पर फिर भी आपको टूरिज्म को ही प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में कल्चरल अट्रैक्शन ज्यादा है. पाकिस्तान में हिस्टोरिकल अट्रैक्शन ज्यादा है. जब इतनी सारी अट्रैक्शन है तो टूरिस्ट खुद ही आपके पास आएगा. सीनिक ब्यूटी है, बिल्कुल ऐसी बात है. According to View A, large-scale industries will manufacture goods which will result in increasing our exports, leading to positive balance of trade. किस तरह मैंने लिखा? According to View A, large-scale industries will manufacture goods which will result in increasing our exports, leading to positive balance of trade. मदिया भाई ऐसी बातें नहीं करेंगे, डिलीट करेंगे, ये बिल्कुल फजूल बात है. Moreover, large-scale industries लाइक स्टील इंडस्ट्री इग्नोर करेंगे. माजिन हमने कुछ नहीं पढ़ा, किसी ने कुछ नहीं सुना. मोर ओवर लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक स्टील इंडस्ट्री employs more skilled and unskilled labor, increasing household income and standard of living of locals. मैंने क्या लिखा? लार्ज स्केल इंडस्ट्री से, जैसे कि एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री employs more skilled and unskilled labor, जिससे क्या होगा, हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. पर developing tourism will improve Pakistan's relation with other countries, resulting in creating Pakistan's positive global image. Secondly,
Secondly, tourism will need a lot of infrastructure to be made to meet tourist needs, which will put extra burden on Pakistan's economy. मैंने क्या लिखा, टूरिज्म विल नीड अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी मेड। टूरिज्म के लिए टूरिज्म को आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए क्योंकि टूरिस्ट की नीड्स को फुलफिल करना है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा बर्डन होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पर। हो सकता है उनको टैक्स लेना पड़े, टैक्सेस बढ़ा दें, या तो वो लोन लें जिससे डेट बढ़ेगा। आई एग्री विद व्यू बेस, पाकिस्तान हैज अ लॉट ऑफ रिलीजियस अट्रैक्शन, एग्जांपल बादशाह, एग्जांपल मैंने इस यहाँ पर भी दे दी। चल भाई, एग्जाम में खुश हो जाए, यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री भी दे दी, यहाँ पे भी दे दी, एग्जाम में खुशी से 7 मार्क्स ही दे दे, विच अट्रैक्ट टूरिस्ट मोर। खत्म हो गई बात। किस तरीके से मैंने व्यू ए को सबसे पहले लिखा, व्यू ए का एक फायदा बताया, व्यू ए का दूसरा फायदा बताया, व्यू बी का एक फायदा बताया, व्यू बी का नुकसान बताया, और फिर मैंने ये सारी बातें कर दी, कंक्लूजन लिख दी। इतना आसान है, सिर्फ अपना दिमाग खोलना है। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, किसकी होगी भाई, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया ना कि भाई प्रोडक्शन बढ़ेगी, ये सब होगा। पर आप किसी एक व्यू के साथ ही जा सकते हो ना भाई, कुछ भी लिख दो, हम आप ना कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, किसी के साथ भी पगड़ी कर सकती हो, और आपकी मर्जी है। मैंने देखो, मैंने व्यू ए के दो एडवांटेजेस दिए, व्यू बी के एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज दिया, पर अग्री करा मैंने व्यू बी से, तो मसला नहीं है, जो करना पड़ो मेरी मर्जी मानो। आपको सिर्फ आपको सिर्फ डिस्कस करना दोनों को लाजमी है। आप दोनों के डिसएडवांटेज लिखो, पर आप अग्री व्यू ए से हो जाओ, व्यू बी से हो जाओ, जो मर्जी आपको जो करना है करो। इतना इतना मत सोचो, ये अग्री लिखूं डिसएग्री लिखूं, जो आपके दिमाग में आ रहा है बस लिख दो, बस डिस्कस कर दो, खत्म हो गई बात। मेरी मर्जी नवल, मर्जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इतना सोचना ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप ये लिख सकते हो, आपकी मर्जी। एग्जाम में थोड़ी बोलता है, एग्जाम में इतने ये पेटी इश्यूज पे नहीं जाता कि आपको ये व्यूज अग्री कर दो तो ये अग्री लिखो, ये डिसअग्री लिखो, आपकी मर्जी। जी एलिजबा, मैं वो ज्योग्राफी वर्कशॉप में मैप कराऊंगा आपको, टेंशन नहीं लो। 10 10 मैप कराऊंगा। हाँ। अब मैप ऑफ सदर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान, नेम प्रोविंस लेवल एरियाज वाई। अच्छा भाई, ये कौन सा प्रोविंस है, ये कौन सा प्रोविंस है? अगर ये भी, भाई ओ अलिशबा, ये वाई, केपी के। जेड कौन सा है? सिंध। फाटा नहीं लिखेंगे बेटा, फाटा नहीं है ये। जब इसने ये लाइन वाइन ड्रॉ वॉ करके ये अदाकारियां ये नहीं करी नहीं, तो फाटा वाटा नहीं होगा, सीधा केपी के। डिसाइड लोकेशन, अल्लाह। जी फाटा है भाई, फाटा एरिया है, पास पेपर में आया हुआ है। बलूचिस्तान की लोकेशन पूछ रहा है, अबे इतना भी उसको नहीं पता क्या? अब ये भी हम ही उसको बताएं? अल्लाह अकबर। भाई बलूचिस्तान कहाँ पर है? बलूचिस्तान बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के ईस्ट पर है, ईरान के ईस्ट पर है, पंजाब के वेस्ट पर है, अरेबियन सी के नॉर्थ पर है, सिंध के वेस्ट पर है। पंजाब के वेस्ट में बोला था। क्या सवाल दिया इसने, समझ में नहीं आया, क्यों दिया? बस ये है, अब ये तो मैं नहीं कर रहा। एस्टिमेट द टोटल एरिया ऑफ बलूचिस्तान। बेटा क्या बलूचिस्तान कहाँ पर है, ये भी मैं ही बताऊं? ये भी मैं बताने लगा तो बेटा शर्मिंदगी की बात है। अच्छा, एस्टिमेट द टोटल एरिया ऑफ बलूचिस्तान। हाँ लिख सकते हो शोएब। साथ जरा बता दें कैसे निकाला आपने, ये भी बता दो।
नहीं ना। इसके बलूचिस्तान का भाई टोटल एरिया बलूचिस्तान का क्या है? ये थोड़ा सा हम एन में कर लेते हैं। ठीक है, ये हम एन के लिए रखते हैं। जरा आगे आ जाओ। डिफाइन बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये मैं आपको कराता हूँ, टेंशन नहीं लो। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ये अकाउंट अकाउंट के बारे में नहीं लिखना, बट डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बस। नेम वन ऑफ पाकिस्तान मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। अच्छा भाई, पाकिस्तान का मेन ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? जल्दी से बताएं, पाकिस्तान का मेन ट्रेडिंग पार्टनर। यूएसए लिख दिया। यूएसए से क्या इंपोर्ट करते हो? मशीन्स। यूएसए को देते क्या? यूएसए को आप देते क्या हो? यूएसए को देते क्या हो? मैंगो वैंगो की बात नहीं करो, आप उसकी बात कर दो। धोखा, अल्लाह अकबर, धोखा दे दिया हमने। नहीं भाई, यूएसए आपसे बहुत सारा चालाक है। अच्छा भाई, यूएसए मेन ट्रेडिंग पार्टनर है, आप उससे इंपोर्ट करते हो मशीन, आप एक्सपोर्ट करते हो, आप उसको स्पोर्ट्स गुड्स कर दो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कर दो, कॉटन कर दो, जो भी दे दो उसको। बार चार्ट आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट्स इन 2016? पाकिस्तान की 2016 में इंपोर्ट कितनी है? दोबारा बता रहा हूँ, अब दुकान खोल के सुन लेना। ये दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हर लाइन का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कुछ बच्चों को नहीं समझ आता, तो दोबारा से आपको बता दूं। ये देखें, टोटल लाइंस गिने, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, टोटल 5 लाइंस है, 5 लाइन का डिफरेंस है। टोटल इन दोनों की वैल्यू में कितना डिफरेंस है? 10 का। 10 ऊपर लिख दिया, डिवाइड कर दिया, 2 आंसर आ गया। इसका मतलब हर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 2 को। इसका मतलब 42, 44, 46, 48, 50। अब 2016 बोल रहे हैं ना, ये रहा। 2016 में क्या है? 42, 44, 46, 46, 46। How is the value of Pakistan imports changed during since 2018? अभी कह रहा हाउ हैज द वैल्यू। हाउ मच नहीं बोल रहा ये बोल रहा हाउ इज द वैल्यू ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट चेंज सिंस 2018। 2018 से कैसे चेंज हुई है? डिक्रीज से आपको लिखना है, डिक्रीज। डिस्क्राइब द चेंजेस इन द टाइप्स एंड अमाउंट्स ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय पाकिस्तान इन रीसेंट ईयर्स। जी, हर लाइन को 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल। Describe the change in types and amounts of goods imported by Pakistan in recent year। भाई, रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान की टाइप एंड अमाउंट ऑफ गुड्स में क्या आगे पीछे हुई है? इंपोर्ट क्या हुई है? क्या चेंज हुआ है इंपोर्ट में? टाइप्स एंड अमाउंट्स ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय पाकिस्तान। बताएं। टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, सबसे पहले मुझे बताएं कि पाकिस्तान प्राइमरी गुड की इंपोर्ट कैसी कर रहा है, ज्यादा कर रहा है कि कम कर रहा है? पाकिस्तान की प्राइमरी गुड्स की जो इंपोर्ट है, वो आपकी डिक्रीज हुई है, क्योंकि पाकिस्तान अब खुद मुख्तार बनता जा रहा है। रॉ मटेरियल डिक्रीज हुआ है, बिल्कुल सही है। फिर जरा लिखें कि पाकिस्तान लग्जरी गुड की क्या चीजें कर रहा है, कि जो लग्जरी गुड है वो पाकिस्तान क्या कर रहा है? ज्यादा डिमांड कर रहा है कि कम कर रहा है? जिस तरीके से हमारा इंपोर्ट्स बढ़ रही है, हमारा इतना मसला हो रहा है, तो पाकिस्तान ने क्या करा है? क्या पाकिस्तान ने कम नहीं करा? पाकिस्तान ने क्या पीटी टैक्स वगैरह नहीं लगाया?
इसका मतलब कम कर रहा है पाकिस्तान, आपके ज्यादा लग्जरी गुड्स नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान की लग्जरी गुड्स की भी डिमांड डिक्रीज हुई है। फिर आगे लिखें, अब किसकी डिमांड पाकिस्तान की बड़ी है, बताएं। देखिए सवाल में क्या है, आपको डिस्क्राइब करना है द चेंजेस इन द टाइप एंड अमाउंट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय पाकिस्तान इन रीसेंट ईयर में पाकिस्तान की जो गुड्स है, वो पाकिस्तान किस तरीके के गुड्स ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, किस तरीके के गुड्स कम इंपोर्ट कर रहा है, इस बारे में आपका सवाल है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि पाकिस्तान प्राइमरी गुड्स की इंपोर्ट कम कर रहा है आजकल। जी अजमीर, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट भी आजकल कम कर रहा है। और क्या लिख सकते हैं आप, बताएं, और क्या लिख सकते हैं। पाकिस्तान जो फ्यूल है, फ्यूल का मतलब ऑयल, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जो पाकिस्तान ऑयल है, पाकिस्तान ऑयल की डिमांड में क्या फर्क ला रहा है, क्या पाकिस्तान ऑयल की हाई डिमांड कर रहा है कि कम कर रहा है। पाकिस्तान हाई डिमांड है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने इसकी इंपोर्ट को बढ़ाया है, ये बातें लिखोगे। ठीक है। पाकिस्तान मशीनरी, पाकिस्तान की आजकल प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो पाकिस्तान मशीनरी को ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। यस, इंक्रीज किया है पाकिस्तान ने मशीनरी की डिमांड को। Describe the changes in the types and amounts of goods imported by Pakistan in recent years. पाकिस्तान प्राइमरी गुड की डिमांड को बढ़ा कम कर रहा है, लग्जरी गुड्स की डिमांड को कम कर रहा है, ऑयल और मशीनरी की डिमांड ज्यादा कर रहा है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है। आपको सिर्फ लिखना है कि टाइप ऑफ गुड कौन सा आप ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो या कम इंपोर्ट कर रहे हो। तो पाकिस्तान प्राइमरी गुड आजकल खुद बना रहा है, खुद ग्रो कर रहा है, तो पाकिस्तान की इंपोर्ट कम हो गई है। इन जनरल आपको चीजें बतानी है। लग्जरी गुड्स की डिमांड कम हो गई है, ऑयल और मशीनरी की डिमांड बढ़ गई है। बिल्कुल जनरल नॉलेज से आपको बताना है। और जनरल नॉलेज में रीसेंट ट्रेंड तो आपको पता होगा ना, आपका दिमाग तो इतना होगा कि रीसेंट ट्रेंड का अंदाजा आपको पता हो। थोड़ा सा ये बस दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है बस। एक्सप्लेन टू फैक्टर विच में प्रोमोट ट्रेड विद अदर कंट्रीज। दो फैक्टर बताओ जिससे आपकी ट्रेड बढ़ेगी। आपकी ट्रेड कैसे बढ़ेगी, जल्दी से मुझे बताओ। क्वालिटी को बेहतर करो, क्वालिटी को बेहतर करो। बैन ऑन चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर पर बैन लगाओ, जिससे ईयू वाली कंट्रीज आपकी आपके एक्सपोर्ट अलाउ कर देगी। क्वालिटी को बेहतर करोगे तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, इससे आपकी गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी। और क्या करें, ट्रेड बढ़ाने के लिए आप इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, इंडस्ट्रियल स्टेट्स लगाओ। जब इंडस्ट्रियल स्टेट्स लगाओगे तो इंडस्ट्री प्रमोट होगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो खुद ब खुद आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो खुद ब खुद आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी। या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स लगा लो, अगर इंडस्ट्रियल स्टेट का अल्फाज नहीं पसंद आ रहा तो ये लगा लो। प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान बढ़ा दे। और क्या लिख सकता है, पाकिस्तान पावर सप्लाई और वाटर सप्लाई को कांस्टेंट रखे। जब ये होगा तो मोर इंडस्ट्रीज यहाँ पर खुलेंगी, जब मोर इंडस्ट्री खुलेगी तो प्रोडक्शन ज्यादा, एक्सपोर्ट ज्यादा। खत्म हो गई बात। इसमें से कोई सी भी दो बातें लिखो, एक्सप्लेन कर दो। Evaluate the extent to which Pakistan can increase its trade with other countries.
पाकिस्तान अपनी ट्रेड को किस तरह बढ़ा सकता है, ऊपर ही हमने बहुत सारी बातें लिख ली। एवेल्यूएट एक्शन टू पाकिस्तान इंक्रीज, पाकिस्तान ईपीजेड बनाए, पाकिस्तान चाइल्ड लेबर को बैन लगाए, पाकिस्तान अपनी क्वालिटी इंप्रूव करे, पाकिस्तान अपनी प्राइसेस को रिड्यूस करे। ये रिड्यूस प्राइस होगी टैक्सेस, पाकिस्तान ने अपनी टैक्सेस कम कर दिए तो प्राइस रिड्यूस हो गई। ठीक है, पाकिस्तान रिलेशंस इंप्रूव करे आप में विद अदर कंट्रीज, पाकिस्तान इन जो आपकी ट्रेडिंग ब्लॉक्स होते हैं उनका हिस्सा बने। एग्जाम्पल सार्क, एग्जाम्पल एग्जाम्पल और क्या, ट्रेडिंग ब्लॉक की और क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और क्या हम ट्रेडिंग ब्लॉक की एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा बने अब है। पाकिस्तान का जो सी पैक है उससे भी पाकिस्तान को बहुत फायदा होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। किस तरह पाकिस्तान नहीं कर सकता, पाकिस्तान किस तरह नहीं कर सकता, कॉस्ट ज्यादा आएगी, कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट होगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ट्रेड बैरियर्स लगाओ ना, और अगर आपने ट्रेड बैरियर्स लगाए, यहाँ पर बुरी बात मुझे करनी थी इसलिए मैंने वहां पर लिखा, अगर आपने ट्रेड बैरियर लगाए तो फिर रिटेलिएशन होगी। रिटेलिएशन होती है कि बदला लिया जाएगा, वो भी लगा देगा आप पर ट्रेड बैरियर, तो आपकी एक्सपोर्ट वैसे ही कम हो जाएगी। ये मसला है। अच्छा, और आप क्या लिख सकते हो, पाकिस्तान के पास, अब पाकिस्तान का कंपटीशन बहुत हाई है। कंपटीशन बहुत हाई है, ये बात सही है। इंडिया, बांग्लादेश वही कॉटन बनाता है जो आप बनाते हो। पाकिस्तान के पास पावर शॉर्टेज है, जब पावर शॉर्टेज है तो फिर तो मसले ही बहुत अलग है, आपकी इंडस्ट्री तो खुलेगी ही नहीं। यहाँ तक समझ में आया। लेबर अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है, काम करवा लो उससे, वो ट्रेडिंग वो क्वालिटी बनाएगा ही नहीं। यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला परेशानी। आज हमने 4 सवाल करे आफ्टर नंबर 2022 के। ये पूरा हमने 6 मार्कर में डिस्कस किया, फिर हमने ये वाला 6 मार्कर डिस्कस किया था, फिर हमने ये 6 मार्कर डिस्कस किया। तो आज हमने जो पेपर करा वो है ऑक्टर नंबर 2022 P2 ज्योग्राफी।